सो अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले यूनिट 6 में ही मनी को, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, राइट। सो पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली बैंक क्या होता है। तो बैंक जो होते हैं उन्हें हार्ट एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ मॉडर्न करेंसी सिस्टम कहा गया है, ओके। और अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक्स की तो इंडिया में इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 18th और 19th सेंचुरी में बैंक जो है उनको ओपन किया गया, बट दे वर फेल्ड। फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 बैंक ऑफ मद्रास को इस्टेब्लिश किया गया। 1863 में अपर बैंक ऑफ इंडिया, 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1874 अलायंस बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक जो उसे इस्टेब्लिश किया गया, ओके। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी कई सारे बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया था एंड दे वर सक्सेसफुल, ओके। 1935 में रिजर्व बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, ओके। सो आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट रिजर्व बैंक जो है उसने कॉमर्शियल बैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, राइट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वेरी एंशिएंट टाइम पर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉमर्शियल सिस्टम था, हालांकि वो एक अकाउंटेबल सिस्टम नहीं था, मतलब उसके बारे में कोई अकाउंट नहीं मिलते हैं प्रॉपर, दैट्स वाई इट हैज़ नॉट बीन रेफर्ड हियर, ओके। हम अभी बात कर रहे हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड मॉडर्न बैंक्स की। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो बैंक जो है वो काफ़ी पॉपुलर है नाउअडेज, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और इसकी पब्लिक एक्विटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बैंक को अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी के ट्रांजेक्शन्स के लिए हेल्पफुल होता है, या मनी ट्रांजेक्शन के जो भी इश्यूज होते हैं उनको ये डील करता है, ठीक है। सो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस। तो फिनले सेरेस says a banker is a person, firm or company having a place of business where credits are opened by deposits or collection of money or currency, okay, subject to be paid or remitted upon draft, check or order, where money is advanced or loan on stocks, bond, bullion and BE or PN are received for discount and sale, okay। तो बैंकर एक ऐसा पर्सन या कंपनी या फर्म कुछ भी हो सकता है जिसके पास पैसा प्लेस हो, जहाँ पर क्रेडिट की ओपन किए जाए, ठीक है। कैसे? डिपॉजिट या कलेक्शन ऑफ मनी के फॉर्म में, राइट। और उन्हें वापस जब भी ज़रूरत हो तो हम ड्राफ्ट या चेक या ऑर्डर के फॉर्म में उनको ले सकते हैं, कि यहाँ पर हमको लोन्स भी मिलते हैं, ठीक है। और किस पर लोन मिलते हैं? ऑन स्टॉक, ऑन बिलियन एंड ऑन बॉन्ड्स, ठीक है, BE एंड PN से डिस्काउंट और सेल भी रिसीव करते हैं, ओके। किनले के अकॉर्डिंग बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट विच मेक्स द इंडिविजुअल सच एडवांसेस ऑफ मनी एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सेफली मेड टू विच इंडिविजुअल एंट्रस्ट मनी व्हेन नेट रिक्वायर्ड बाय देम फॉर यूज़। तो बैंक एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर हम एडवांस में मनी ले सकते हैं, जब ज़रूरत नहीं है तो मनी को हम वहाँ सेव कर सकते हैं, और इसके लिए हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि हमारा मनी जो है वहाँ पर सेव है। नाउ इंडियन कंपनीज एक्ट 1949 says the accepting for the purpose of lending and investment of for deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdraw by check, draft, order or otherwise, राइट। तो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की पर्पस से मनी को डिपॉजिट किया जाता है पब्लिक के, वो रिपेबल होता है। तो रिपेबल होगा किस फॉर्म में? विड्रॉल हम कर सकते हैं उनको चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू और अदरवाइज, राइट। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम मनी को जमा करें, जिस पर हमको ट्रस्ट है कि वहाँ पर हमारा मनी सेव रहेगा, ठीक है। जब भी हमको ज़रूरत है हम चेक, ड्राफ्ट या किसी और फॉर्म से, ऑर्डर के फॉर्म में हम वहाँ से मनी निकाल सकते हैं, तो दैट इज़ द बैंक, राइट। तो बैंक के फंक्शन क्या है? बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन, राइट,
बैंक जो होता है वो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बैंक रेमिट, ट्रांसफ़र और रिपे द पब्लिक मनी व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी मनी की ज़रूरत होती है तो वापस करता है बैंक हमें। ये जो भी हम मनी वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं वो उस फंड को उसे एज अ फंड यूज़ करता है इन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर लेंडिंग। इसके अलावा जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं उनसे वो चेक रिसीव करता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, चेक ऑथेंटिक होता है, ठीक। नाउ सी द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट and they'll do all the function of a general bank, right? तो बैंक ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। नाउ लेट्स सी कि हमारे जो बैंक्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के कॉमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं, ठीक है, जिनका नाम सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो शेड्यूल जो बैंक होते हैं उनकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे द पेड अप शेयर कैपिटल टुगेदर विद रिजर्व फंड मस्ट नॉट बी लेस दैन ₹5 लाख, राइट। हाउएवर हो सकता है अब ये जो अमाउंट है वो बढ़ गया हो, बट 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के बैंक्स जो होते हैं शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट, यानी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे। थर्ड, दीज बैंक्स मस्ट डिपॉजिट 15% ऑफ देयर डिमांड लाइबिलिटीज़ एंड टाइम लाइबिलिटीज़ विद रिजर्व बैंक्स, ठीक है। तो इन बैंक को अपना 15% जो होता है डिमांड लाइबिलिटीज़ का और टाइम लाइबिलिटीज़ का रिजर्व बैंक के साथ में कि कैश रिजर्व में जमा करना होता है। फोर्थ कंडीशन इज़ दैट कि दे मस्ट सेंड देयर वीकली स्टेटमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलरली, राइट। तो अपनी वीकली स्टेटमेंट उन्हें रिजर्व बैंक को भेजनी होगी, जिसमें उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे कैश रिजर्व, डिमांड लाइबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सारा कुछ वहाँ पर देना होगा उनको डिटेल। The last one is they must follow the banking procedure in accordance with policy prescribed by Reserve Bank of India. Okay, और last one is that कि they must not work against the interest of depositor. कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है जिनका नाम सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं दिया हुआ है, ओके। तो एक्चुअली ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सो दे वर द नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ओके। तो द पेड कैपिटल ऑफ सच बैंक टुगेदर विद द कैश रिजर्व इज़ लेस देन 5 लाख, राइट। यानी इनका जो कैश रिजर्व होता है आरबीआई के साथ में वो 5 लाख से कम होता है। एंड दे डू नॉट मेंटेन द प्रेस्क्राइब्ड परसेंट ऑफ देयर डिमांड लाइबिलिटीज़ एंड टाइम लाइबिलिटीज़ विद आरबीआई। इसके अलावा जो भी कंडीशन हमने 6 पढ़े हुए हैं शेड्यूल्ड बैंक की, उनमें से किसी भी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक। Now let's see the function of commercial bank. So, function of commercial banks are as followed, like receiving deposit, advancing loan, agency or representation function, miscellaneous function, financing or internal and external trade creation credit and creation of credit, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीविंग डिपॉजिट। तो इसके लिए हम अलग अलग तरह के अकाउंट्स जो हैं वो बैंक में खोलते हैं, तो हमारी डिपॉजिट्स को ये रिसीव करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या होता है, हम अपनी विश के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर सकते हैं जब भी चाहें, राइट। तो जनरली अमाउंट जो होता है वो चेक के फॉर्म में चेक से हम विड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह का अकाउंट जो होता है इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी बार भी चाहें एक दिन में उतनी बार अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, ठीक है। पासबुक इशू की जाती है जिस पर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन दिया जाता है, साथ ही साथ इस तरह के यानी करंट बैंक अकाउंट में
आपका जो इंटरेस्ट होता है वो मिनिमल होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट इज़ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए 3 मंथ से 1 ईयर तक के हो सकते हैं, ठीक है। और जब एक पर्सन यहाँ पर डिपॉजिट करता है तो एक रिसिप्ट मिलती है उसे, जिसमें डेट एंड टाइम दिया होता है, साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिया होता है। बट डिपॉजिटर जो है वो अपने डेफिनेट टाइम के पहले जो है वो अमाउंट नहीं निकालेगा, हाउएवर लोन उस पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट। तो इस टाइप के अकाउंट जो होते हैं वो छोटे अमाउंट जिनको डिपॉजिट करने होते हैं उनके लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी बार चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ जो होते हैं वो आपके वंस और ट्वाइस अ वीक किए जाते हैं, ठीक है। और 60% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो मिडिल क्लास और सर्विस क्लास के लोगों के लिए सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है वो यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज़ होम सेविंग अकाउंट। तो डेली सेविंग को इनक्रीज़ करने के लिए इस तरह के अकाउंट्स जो है वो उनको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर एक लॉक्ड बॉक्स जो है वो डिपॉजिटर के घर में रखा जाता है, ठीक है। और वो पर्सन जो होता है वो कुछ थोड़ा सा अमाउंट एवरीडे उसमें डालता है और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पर जो है उस पर्सन से उस बॉक्स को ले करके जो भी मनी होता है उसे क्या करते हैं, बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल सेविंग स्कीम की तरह पे हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट, राइट। तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट द अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। स्पेशल सिचुएशन में ही इसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट को निकाला जा सकता है और बैंक अपने अकॉर्डिंग इस मनी का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हायर होता है। नेक्स्ट इज़ एडवांसिंग लोन। अभी तो हम पढ़ रहे थे किसका, डिपॉजिट वाला फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं लोन्स की, ठीक है। तो सेकेंडरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक जो है वो मनी को लैंड करना, ठीक है। टू लैंड मनी टू बोरोअर बैंक टू बोरोअर्स, बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट विद इटसेल्फ एज द कैश रिजर्व एंड लैंड द बैलेंस। तो जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसका एक पार्ट तो बैंक अपने पास कैश रिजर्व में रखता है, बाकी जो होता है वो क्या करता है, उसे लैंड कर देता है, यानी एज अ लोन दे देता है, ठीक है। इसके बदले में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसे उसने लैंड किया होता है मनी उससे, ठीक है। तो इस तरह से बैंक के प्रॉफिट का ये सोर्स होता है टू गिव द लोन, राइट। नाउ सी कि किस किस तरह से हम करते हैं, मीन्स एडवांसिंग लोन का जो फंक्शन है वो बैंक किस तरह से करता है। सो फर्स्ट वन इज़ कैश क्रेडिट। इस तरह का जो लोन होता है जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और बिजनेसमैन को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज़, ओके। तो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर द बिजनेस मैन जो होता है वो एक एग्रीमेंट करता है बैंक के साथ में, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम अकाउंट ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। वो जब भी चाहता है वो कैश को निकाल लेता है, ठीक है। तो द इंटरेस्ट इज पेड ऑन द अमाउंट जिसे वो विड्रॉ करता है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। तो जब किसी बिजनेसमैन को अपने डिपॉजिट से ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है और वो फैसिलिटी बैंक उसे देता है तो उसे ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कितना ओवरड्राफ्ट कर सकता है, जैसे हम बात कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, राइट। वहाँ पे हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट होती है वो बैंक डिसाइड करता है। तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन की रिलायबिलिटी पर, ठीक है, कि वो कितना रिलायबल है, उसके अकॉर्डिंग बैंक फैसिलिटी उन्हें देता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है ओवरड्राफ्ट का हायर होता है। नेक्स्ट इज लोन एंड एडवांस। तो लोन एंड एडवांस जो होते हैं वो सिक्योरिटी बेसिस पर दिए जाते हैं, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज गिवन टू अ पर्सन एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक।
ओके। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में हम जब मनी निकालते हैं तभी उस पर इंटरेस्ट लगता है, बट लोन और एडवांसेस में जो है, जैसे ही आप मनी को एडवांस ले लेंगे तब से ही आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही सैंक्शन होता है आपका लोन, तभी से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल। तो ये मेथड जो है वो मॉडर्न यूज़ की है। यहाँ पर अमाउंट इज इन दिस द अमाउंट इज पेड टू द पर्सन बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ ट्रेड बिल। ओके, सो यहाँ से कमीशन या डिस्काउंट जो होता है उसे या कम करके दिया जाता है किसी पर्सन को, उनका जो बिल होता है वो। ओके, थर्ड इज एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, राइट। तो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को कई सारी फैसिलिटीज़ देता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। सो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑन चेक्स और बिल्स, राइट। तो बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर के चेक बिल को कलेक्ट करता है, उनके ड्राफ्ट को कलेक्ट करता है, ठीक है, और उनके अकाउंट में ला करके उसको डिपॉजिट करता है। इस फैसिलिटी के बैंक कोई भी पैसे नहीं लेता है, यानी कोई भी चार्जेस नहीं लेता। और कभी अगर कोई बैंक ले भी रहे हैं तो दे जस्ट टेक मिनिमम चार्जेस, राइट। इसके अलावा पेमेंट ऑफ चेक एंड बिल। जब आप अपनी बैंक अपनी तरफ से कोई चेक किसी को देते हैं तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट आपके बैंक को करना होता है, इसके भी कोई चार्जेस वो नहीं लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग पेमेंट। तो बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर के बिहाफ में कलेक्शन भी करता है पेमेंट का, ठीक है। जैसे इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन देना है, इंटरेस्ट डोनेशन देना है, इंश्योरेंस। सो इन सब का काम क्या करेगा, बैंक करेगा, बट इसके लिए कोई चार्जेस वो नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग रेमिटेंस फैसिलिटी। तो बैंक जो होता है वो क्या करता है, मेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेंडिंग अमाउंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो अगर आप अपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई क्रेडिट या मनी, तो वो काम करता है बैंक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, राइट। तो ऑन द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर, बैंक जो होता है वो उस वेरियस सिक्योरिटीज़, शेयर्स और डिवेंचर्स को सेल भी करता है और परचेज करता है, कि बैंक को फुल नॉलेज होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्राइस के बारे में उन्हें सब पता होता है, एंड वो चाहें तो ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर परचेज एंड सेल भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का एंड शेयर्स का। नेक्स्ट इज़ लेटर ऑफ रेफरेंस। तो बैंक जो होता है अपनी कस्टमर की इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी जो भी पोजीशन है उसकी इंफॉर्मेशन जो होता है वो कई कंट्रीज़ को भेजता है, ठीक है। और ये कंट्रीज़, ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रेडर्स के लिए, अदर कंट्रीज़ के ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग वो जो होते हैं क्या करते हैं, आपके साथ में ट्रेड रिलेशनशिप करने के लिए एग्री करते हैं, ठीक है। और इसके लिए द बैंक डू नॉट चार्ज एनी अमाउंट, राइट। नेक्स्ट इज़ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। तो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो शेयर एंड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको सेल करने का काम करते हैं, अगर कस्टमर की तरफ से उनको कहा गया है तो कस्टमर के कहने पर वो उनकी सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स को भी बेचने का काम करते हैं, और इसके लिए जो है दे चार्ज सम कमीशन और फीस, राइट। एक्टिंग एज ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर। बैंक में जब हम कोई भी अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए हम बैंक में अगर रख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, नॉमिनीज़ बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पर बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है एज अ ट्रस्टी, यानी हमारी जो विल होती है कस्टमर की वो आफ्टर दैट डेथ बैंक किसको देना है ये भी बैंक की नॉमिनेशन फॉर्म में होता है, तो एज अ ट्रस्टी वो वर्क करते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट, एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो डेवलप्ड कंट्री में बैंक कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पर बैंक की पास स्पेशल डिपार्टमेंट जहाँ पर
अपने कस्टमर को एडवाइस देते हैं कि उन्हें अपनी मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ मिसलेनियस फंक्शंस जो कि हमारे बैंक हमको प्रोवाइड कराते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ कीप वैल्यूएबल सेफली। तो बैंक हमें लॉकर प्रोवाइड कराता है जिसके लिए वो कुछ हमसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है। बट हमारी जो भी प्रीसियस एंड वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं लाइक गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, उनको सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो केस होती हैं, एक बैंक के पास में, एक आपके खुद के पास में यानी कस्टमर के पास में। और आपका जो लॉकर होता है वो तभी ओपन होता है जब दोनों केस उसमें लगाई जाए, कि इसके अलावा वो फैसिलिटी देते हैं ट्रैवलर चेक की एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं तो ट्रैवलर चेक या क्रेडिट जो होता है वो कस्टमर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि उसके बेसिस पर आप किसी भी कंट्री में जा कर के वहाँ से फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड रिस्क हमारा जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो भी हमारे बैंक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज यानी हमारी करेंसी को किसी और कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करना और किसी और कंट्री की करेंसी को हमारी करेंसी में एक्सचेंज करने का काम भी बैंक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ कस्टमर क्रेडिट। तो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट भी ग्रांट करते हैं, हाउस होल्ड को लेकर लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो हम जो होते हैं वो चीज़ों को ख़रीदने के लिए, जो भी हमारे कस्टमर गुड्स होते हैं उनको ख़रीदने के लिए क्रेडिट हमको बैंक प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट इज़ कलेक्शन और स्टैटिक्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो बड़े बड़े बैंक जो होते हैं वो अपने डाटा या जो भी स्टैट्स है उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो जो भी वेरियस ट्रेड्स जहाँ पर जहाँ पर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है सो वो भी हमें बैंक से मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड बैंक प्रोवाइड्स कैपिटल बाय डिस्काउंटिंग बिल, हुंडी, एक्सचेंज बिल एट्सेट्रा, ठीक है। द borrower is allowed to withdraw certain amount against the bill which is going to mature after a few days but interest is charged on it, right। तो इसके साथ साथ फाइनेंसिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड के लिए भी हमारे लिए बैंक यूज़फुल होता है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बैंक्स। तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो है वो कॉमर्शियल बैंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी कहा जाता है, ओके। हालांकि बैंक जो होते हैं वो खुद मनी क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्रेडिट मनी वो क्रिएट कर सकते हैं बाय देयर लैंडिंग ऑपरेशंस, ओके। सो इसके लिए हमारे डिपॉजिट्स को लेना, लोन को एडवांस करना, ठीक है, इस तरह से वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, ओके। दे आर ऑल्सो एबल टू लैंड मोर फंड्स, जब उनके पास जितना क्रेडिट ज़्यादा होता है यानी जितना जमा ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा फंड वो हमें दे सकते हैं, ठीक है। सो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। तो मनी एक्चुअली बैंक क्या करते हैं, हमसे डिपॉजिट ले करके जिनको ज़रूरत है उनको वो लोन देते हैं, राइट। सो दैट्स वाई दे कैन बी कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ या मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी, ठीक है। तो हमारे जो बैंक के लोन होते हैं और जो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बिकॉज बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रिजर्व में रखता है उसके अलावा सारी की सारी मनी को क्या करता है, लैंड कर देता है, राइट। तो बैंक जो होता है क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करता है। सो इफ़ द बैंक इज़ डूइंग सो मैनी फंक्शन, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
राइट। सो लेट्स सी कि मॉडर्न इकोनॉमी बैंक का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी में ऐसा कहें कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री होते हैं बैंक, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो बैंक्स आर द हार्ट एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ मॉडर्न करेंसी सिस्टम, राइट। तो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो करेंसी सिस्टम के चारों तरफ ही चलती है। तो लेट्स सी कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बैंक्स के। सो फर्स्ट वन इज़ सेविंग इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन। जो भी हम लार्ज या स्मॉल सेविंग करते हैं उनका सारा का सारा यूज़ हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। बैंक जो होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को, राइट। तो बैंक जो होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र जो भी कौन प्रोवाइड कराते हैं, बैंक प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि कहाँ एक प्लेस से अगर आप दूसरी प्लेस पर मनी को भेजना चाहते हैं तो इसका काम जो है वो कौन करेंगे, बैंक करेंगे। इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्ट हो सकता है, चेक हो सकता है, और नाउअडेज़ हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी मनी को कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो बैंक जो होते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव करने के लिए इनकरेज करते हैं। तो जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ कंट्री में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी हम डिपॉजिट करते हैं तो सरप्लस मनी को क्या करता है, बैंक एडवांस या लोन के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट, यानी बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट के लोन जो होते हैं उनसे रिलेटेड कलेक्शन ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट के पेमेंट्स, ठीक है, और भी मनी कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट को हेल्पफुल होते हैं बैंक के। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम जो होती है वो भी बैंक, उसके लिए भी बैंक हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो बैंक प्रोवाइड वेल्थ फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन है बैंक उनको वेल्थ प्रोवाइड करता है, हाउएवर इन द फॉर्म ऑफ एडवांस ऑफ लोन, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ बैंक अपने कस्टमर्स के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ओके, बैंक डिपॉजिट जो होता है कस्टमर्स का उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का, लॉकर प्रोवाइड कराने का, तो बहुत सारे काम जो है वो बैंक हमारे लिए करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। तो बैंक जो होता है वो भी सरप्लस कैपिटल जो भी है हमारे रीजन में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, ओके। तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रीजन में जब उनके लिए जो एडिकेट नीड है वहाँ पर पहुँचेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगी वो फास्टर होगी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इट इज़ बैंक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि हम बात करें इंडिया की, अभी भी हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मीन्स वी आर गोइंग टू डेवलप, अभी हम डेवलपिंग हो रहे हैं बट एक्चुअली डेवलप्ड नहीं है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो विलेजेस में रह रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटी काफ़ी कम है तो रूरल सेविंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बैंक जो होते हैं जब आपको इनकरेज करेंगे रूरल एरियाज़ में जा कर के, ठीक है, तो प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस जो वो आपका सेव्ड मनी जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे, ओके। सो दस बैंक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ओके। तो कॉमर्शियल बैंक जो है अगर हम इंडिया में बात करें तो इम्बैलेंस्ड वे में उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो इंडियन पब्लिक
सेविंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। ओके, तो अगर हम अदर कंपनीज से अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। ओके, इसके अलावा इंडिया में ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो वो एफिशिएंट और क्विक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी बैंक जब भी बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए जो मॉर्टगेजिंग सिस्टम है वो भी इनसफिशिएंट एवं करेक्ट नहीं है। राइट, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट कि इंडिया में बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं तो बैंक डिपॉजिट्स में वो बिलीव ही नहीं करते हैं। ओके, इसके साथ साथ कॉमर्शियल बैंक जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड इसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो हम अगर चाहें कि हमारी बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो तो हमें क्या करना होगा, एक तो हमें बैलेंस डेवलपमेंट करना होगा, नए ब्रांचेस लेकर के आने होंगे विलेजेस और बैकवर्ड एरियाज़ में। ठीक है, इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल या मनी डिपॉजिट स्कीम्स में जो भी खामियां हैं उनको दूर करना होगा। ठीक है, बैंक को लेकर के नॉलेज और एजुकेशन, आपको अवेयरनेस आपको लेकर के आनी होगी। बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा। ओके, इसके साथ साथ रिज़र्व बैंक को कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि वो बैंक्स पर कंट्रोल रख सके और करप्शन ना हो बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन भी आपको लेकर के आनी होगी, तभी हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो होगा इन अ बेटर कंडीशन। राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंट्रल बैंक। सो आप जानते हैं दैट हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी का बेस कह सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। ओके, तो बैंक जो है, सबसे पहले बैंक वर्ड जो लिया गया है वो इटालियन वर्ड से लिया गया है, दैट हैज़ बीन बोनाको। ग्रीक वर्ड बैंकी, वो भी बैंक के लिए यूज़ किया गया है, दैट मीन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ टेबल जहाँ पर मनी लेंडर्स और मनी चेंजर्स जो है वो बैठा करते हैं। ओके, तो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इज़ द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट वन। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का जो हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है, और इसी के गाइडलाइन के अंडर सारे के सारे बैंक्स किसी कंट्री के काम करते हैं। ठीक है, और इस बैंक का यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है इसका मोनोपोलिस्टिक राइट होता है नोट प्रिंट करने के लिए। ठीक है, क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी के लिए। ठीक है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और ये इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक होता क्या है एक्चुअली, तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इज़ द सेंट्रल बैंक इज़ in any country is that which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit of the country। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक से मतलब वो बैंक है जिसको ड्यूटी दी गई है। ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास रख करके उसको ड्यूटी दी गई है कि वो हमारी कंट्री में जो भी करेंसी है और क्रेडिट है उसको रेगुलेट करेगा। ओके, according to Kant, it may be defined as an institution which is charged with the responsibility of managing an expansion and contraction of the volume of money in interest of the general public welfare। राइट, तो कैंट के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इसे मान करके चलते हैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मैनेज करने की, कि कब वो मनी का एक्सपेंशन करे यानी कब वो करेंसी को बढ़ाए, कब वो करेंसी को कम करे, सेइंग दैट कि पब्लिक वेलफेयर से वो रिलेटेड हो। राइट, सो सिमिलरली फ्यू अदर डेफिनेशंस जो हैं वो आपको दिख गई है दैट यू आर गोइंग टू रीड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सो फर्स्ट वन इज़ इशू ऑफ करेंसी नोट्स। राइट,
तो सेंट्रल बैंक जो है उसकी मोनोपोली है करेंसी इश्यू करने के लिए, यानी सिर्फ वही बैंक जो है वो आपकी नोट्स को प्रिंट कर सकता है, इश्यू कर सकता है। 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जो है आपके नोट्स सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और ये एक्चुअली लीगल करेंसी जो होती है वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है। ठीक है, तो अगर हमने मोनोपोली दिया है सेंट्रल बैंक को तो उसका एक रीज़न है कि हमारी करेंसी में यूनिफॉर्मिटी हो, क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल हो, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। दैट्स वाई इशू ऑफ करेंसी नोट्स जो है उसके ऊपर सेंट्रल बैंक को मोनोपोली दिया गया है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। तो द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एज वेल एज करेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो इट कंट्रोल द क्रेडिट ग्रांटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द क्रेडिट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ द एवर इंक्रीजिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इन 5-year प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट 5-year प्लान्स की वजह से हमको ज़रूरत होती है, बढ़ती जा रही है इसकी ज़रूरत, ठीक है, उसको भी आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके लिए वो बैंक रेट को कम कर सकता है और घटा सकता है। एंड किस तरह से उसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। ठीक है, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक, नेक्स्ट बैंकर एजेंट एंड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारी गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइज़र भी है। ठीक है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। तो एज अ बैंकर आरबीआई जो है कई सारे फंक्शन हैं, जैसे पब्लिक डेट को मैनेज करना, पेमेंट्स करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। ठीक है, इसके लिए आरबीआई जो है वो एक्सपर्ट्स को स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई जो है वो बैंकर टू द बैंक इन इंडिया है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और उन्हें टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर लैंड भी करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स लोन हो या फिर एडवांस अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी या प्रॉमिसरी नोट्स है, वो भी सारी की सारी चीज़ें आरबीआई देखता है। ठीक है, इसके साथ साथ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज का काम जो होता है वो भी आरबीआई देखता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो क्या है? बैंकर्स ऑफ बैंक है। नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का सारा काम जो है वो भी आरबीआई ही देखता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल करता है। ओके, और इसका मेन एम है टू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी विद द नेशन, कि हमारी कंट्री में जितनी भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है हमारी कंट्री के अंदर, हमने जिसको भी अर्न किया है वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। तो सेंट्रल बैंक प्रोटेक्टर भी है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कंट्री का। नेक्स्ट क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, तो आरबीआई जो होता है वो इट सर्व एज अ क्लियरिंग एजेंट फॉर शेड्यूल्ड बैंक। ओके, इट ऑल्सो एस्टेब्लिश a large number of clearing houses at around 1000 सेंटर। ओके, तो ये सारे के सारे बैंक जो है वो क्या करते हैं? आरबीआई के एजेंट के रूप में स्टेट बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम का काम जो भी बैंक्स हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो भी हमारे बैंक के हैं वो भी आरबीआई डिसाइड करता है।
Okay, now see the difference between the Reserve Bank and the commercial bank. So आप जानते हैं रिजर्व बैंक हमारी कंट्री का हाईएस्ट बैंक है, जबकि कॉमर्शियल बैंक जो है वो हमारी बैंकिंग सिस्टम के पार्ट है और उनके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक इज़ ओनली वन इन द कंट्री और कॉमर्शियल बैंक ऑब्वियसली कई सारे हैं। ठीक है, नोट एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इश्यूज़ पर आरबीआई का मोनोपोलाई है, जबकि कॉमर्शियल बैंक ऐसा कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पब्लिक के साथ, लेकिन कॉमर्शियल बैंक का होता है। ठीक है, इसके अलावा द ओनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक इज़ इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जबकि कॉमर्शियल बैंक का जो ओनरशिप है वो प्राइवेट पर्सनस के पास होता है। रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट को लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती है। ठीक है, एंड रिजर्व बैंक डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, राइट, जबकि कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करते हैं। ओके, रिजर्व बैंक मैनेजेस क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम। ओके, आरबीआई की खुद की ब्रांचेस नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक उसके लिए वर्क करता है। ठीक है, और क्लियरिंग हाउस का कोई भी वर्क कॉमर्शियल बैंक नहीं करते हैं। ठीक है, द एम ऑफ आरबीआई इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बल्कि लोगों का वेलफेयर है, जबकि कॉमर्शियल बैंक्स का एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सेंट्रल बैंक को किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता है और ये बैंक का बैंकर होता है। ठीक है, जबकि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है और ये पब्लिक के लिए बैंक होते हैं, जबकि आरबीआई इनके लिए खुद ही एक बैंकर होता है। ओके, सो वी नो दैट कि रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक जो है वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है जब हम बात करते हैं मनी के इश्यूज़ को, राइट, और कॉमर्शियल बैंक जो है वो उसके छोटे छोटे ब्रांच पार्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 6, तो रीड इट केयरफुली, get it, and if any doubt you people are going to get, then you can ask me. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.